बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़ी खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में जिस किताब से आज आपको मुतारिफ करवाऊंगा, अगरचे ये मौजू आपके लिए नया नहीं, लेकिन इसमें मजीद आपके साथ कुछ तारीखी जो हकायक हैं और कुछ जो तारीख पर जो वो वाक़यात जो पाकिस्तानी सियासत से भी शायद इस बराह रास्त वो मुताल्लिक ना हो, लेकिन इन वाक़यात की रोशनी में हम पाकिस्तानी सियासत को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। आज मेरे जो इस मौजू से मुतल्लिक जो किताब है वो है, उन्वान है अंडरस्टैंडिंग द वेनेज़ुएलन रेवोल्यूशन। ये किताब होगो चावेज़ जो इनकलाबी रहनुमा रहा वेनेज़ुएला का 1998 से लेकर 2013 तक, उसकी वफात तक, ये किताब जो उस वक्त उस इनकलाबी रहनुमा ने इक़दामात उठाए और जिस नजरिए के तहत उठाएगी उन तमाम पॉलिसी मैटर्स और उन तमाम इक़दामात के बारे में, यानी वो इनकलाबी जो नजरिया था वो था क्या, उसे कैसे एग्जीक्यूट किया गया और उसके तहत फिर किस किस्म की जो तब्दीलियां वो मुआशरे में रहनुमा हुई। तो अगरचे ये सियासत से मुतालिक ये मौजू है, इसके जो असरात थे वो वेनेज़ुएला के जो खारजी मामला थे उस पर भी इसके असरात मुरतब हुए, लेकिन इसके बहुत सारे जो इस वाक़यात हैं, जो इससे असबाक हैं, वो हम पाकिस्तानी सियासत के लिए भी इसमें देख सकते हैं। अब जो इसमें अहम बात है वो ये है कि वेनेज़ुएला जो है वो तेल की दौलत से माला माल एक मुल्क है। अगरचे इस वक्त वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन तेल के उसके पास बेबहा ज़खायर हैं। 1960 में जब वो तेल की दौलत पर उसकी मुआशी तरक्की रवां दवां थी, तो फिर उसने सऊदी अरब के साथ मिलकर ओपेक जो तंजीम है, जो तेल की जो प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं, उसकी बुनियाद रखी, यानी कि वेनेज़ुएला जो है वो ओपेक का एक बानी रुकन है। फिर तेल की दौलत पर तो उसके मामला चलते रहे। अब उसमें जब तेल की दौलत बेबहा हो और फिर सियासतदान आपको करप्ट मिल जाए, जब आपका जो रियासती ढांचा है वो सियासतदानों का मुहासबा न कर सके और सियासी अदम इस्तेहकाम रहे, तो फिर वो तेल की दौलत भी बेचाए बेबहा हो लेकिन मुल्क तरक्की करने से रह जाता है। तो 1980 के अशरे तक जब जब सियासतदानों की जो बदअनवानियां थी, जो करप्शन थी, उसकी वजह से जो अमीर और गरीब तबके में फर्क बढ़ता चला जा रहा था। और तेल एक जो इसमें मजीद बात जो अहम समझने वाली है वो ये है कि तेल की दौलत पर जो ममालिक इन्हिसार करते हैं, वो उनकी जो उनके मुआशी तखमीने हों या उनके मुआशी प्रोजेक्ट्स हों, वो फिर खासे उसमें वोलेटिलिटी होती है, यानी कि वो फिर कम या ज्यादा होते रहते हैं। इसलिए कि बैन अवी जो मार्केट है, अगर उसमें तेल की जो कीमत होगी वो कम होगी, तो फिर उससे उनकी जो वसूलियां होंगी, जो उनके बजट होंगे, वो उससे खासे शदीद मुतासर होंगे। तो 1980 के अशरे में जब तेल की कीमत कम हुई, तो इससे फिर वेनेज़ुएला में एक मुआशी जो बहरान था उसकी कैफियत जो वो तारी हो गई। अब इस मुआशी बहरान से निपटने के लिए वेनेज़ुएला की जो उस वक्त की हुकूमत थी, उसने फिर IMF के पास गई ताकि वो कुछ रकम जो है वो कर्ज के लिए हासिल कर सके। यहाँ पर एक नया फिर मोड़ दाखिल होता है कि IMF की जो शराइत थी वो कैसे फिर उस मुल्क में उसने इनकलाब की बुनियाद रखी। जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं कि IMF की जो शदीद जो इसमें इस्लाहाती जो नाम निहाद इस्लाहाती एजेंडा होता है, उसके नतीजे में फिर कैसे गुर्बत फैलती है और कैसे फिर हुकूमतें जो हैं वो उसे उस पर असरअंदाज होता है। 1989 में, यानी कि 1989 में जब हुकूमत IMF के पास गई और उससे कर्जे की तलबगार हुई, तो IMF ने अपना एक एजेंडा सामने रखा जिसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजेंडा का नाम दिया गया। इस एजेंडे के तहत IMF ने वेनेज़ुएला की जो हुकूमत थी उसे पाबंद किया कि वो मजीद जो उसके हुकूमत की आमदनी है वो उसे कम करे। जो लेबर मार्केट है, यानी कि जो मजदूर हैं, जो वहाँ पर कारकुन हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम करने वाले लोग हैं दफ्तरों में या गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, वो उनके लिए जो कवानीन बनाए गए हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिहाज से वो उनमें नरमी लाए, यानी किसी वक्त भी किसी मुलाजिम को फारिग कर दिया जाए, उसकी पक्की मुलाजमत का ये जो एक सिलसिला है वो खत्म किया जाए। जो गवर्नमेंट ज़र तलाफी देती है, यानी सब्सिडी देती है बुनियादी अशिया में, गैस पानी बिजली में और दीगर जो ज़रियाती ज़िंदगी हैं वो भी कम की जाए।
अब इस किस्म की जब शराइत नाफिज की गई और इसके मुतबादल में IMF ने यह भी कहा कि जो बैरून मुल्क से सरमायाकारी आ रही हो या कंपनियां आ रही हो, उन्हें इस बात की इजाजत दी जाए कि वो 100% मुनाफा जो है वो अपने मुल्क वापस लौटा सकें, यानी कि वेनेजुएला में वो सरमायाकारी करें, उसके नतीजे में जो उन्हें मुनाफा मिले वहां पर फिर मजीद अपना सरमायाकारी बढ़ाने के बजाय वो तमाम सरमाया अपने मालिक को वापस ले जाएं, यानी जिससे फिर वो वेनेजुएला की जो करेंसी है वो उस पर असर बढ़ना था या उसे खसारे में डालना था। और फिर जो करेंसी रेट था यानी एक्सचेंज रेट उसे फ्लोट किया जाए, यानी उसे मार्केट की जो कुवतें हैं, मार्केट फोर्सेस, उस पर आजादाना तौर पर छोड़ दिया जाए ताकि उसकी जो कीमत है वो मार्केट रेट के मुताबिक तय होती रहे। और तेल की जो इजारादारी है वो सरकारी रियासत से जो कंट्रोल है उससे निकालकर जो प्राइवेट अदारे हैं वो उनके हवाले किए जाएं, रियासती जितने भी अदारे हैं प्राइवेट अदारे वो प्राइवेटाइज किए जाएं ताकि उसमें सरमायाकारी बढ़े। अब ये तमाम वो शराइत हैं जो आप पाकिस्तान में भी देखते रहते हैं। इन शराइत के नतीजे में अब चूंकि वहां पर जो हुक्मरान क्लास थी वो एलीट क्लास थी, उनके लिए मुआशी मसला तो कभी रहा नहीं, चाहे वहां हो या पाकिस्तान में या किसी तीसरे तरक्की पजीर मुल्क में हो। इन शराइत पर अमल किया गया और इसके नतीजे में हुआ यूं कि बेरोजगारी जो थी वो 14% से बढ़ गई और जो इफरात ज़र था यानी महंगाई थी वो 80% से ज्यादा हो गई। लोगों की जो हकीकी आमदन थी यानी कि जो उनके पास पैसे थे, जो उन्हें सैलरी मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी, उसकी कदर जो थी वो 40% गिर गई। और मुल्क में गुर्बत की जो शरह यानी लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे थे उनकी तादाद 80% से ज्यादा हो गई। ये हालात ऐसे हो गए कि जैसे सऊदी अरब में यकदम आप पे ऐसी गुर्बत आ जाए कि लोग भूखों मरने लगे और सड़कों पर आ जाए। ये सूरत हाल देखते हुए फिर जो आवाम थी वो मुश्ताल हो गई और फिर गिराओ जलाओ और इस किस्म के एहतजाजी के मुजाहरे वो सड़कों पर शुरू हो गए। अब चूंकि मुल्क में अदम इस्तेहकाम जब आ गया तो फिर हुकूमत ने फौज को सड़कों पर आने का कहा ताकि वो इन मुजाहिरीन को कंट्रोल करे, अवाम को कंट्रोल करें। वो जब फौज की जो कंट्रोल से भी बाहर हुए तो फौज को गोली चलाना पड़ी और उसके नतीजे में फिर 5,000 अफराद की हलाकतें हुई और इसे काराकाजो 89 का नाम दिया गया, यानी कि 1989 में इस किस्म के खूनरेज जो फसादात हुए, खाना जंगी हुई और इसके नतीजे में बेबहा खून बहा। और ये सब तमाम कैसे हुआ कि हुक्मरान जो थे वो करप्ट थे और उसके नतीजे में वो IMF के पास गए। IMF ने ये कड़ी शराइत रखी बगैर ये समझे हुए और ये सोचे हुए कि जो एलीट क्लास है जो मुल्क को लूट रही है और खसूट रही है, नोच रही है, उनके जो शाहाना अखराजात हैं या उनकी जो करप्शन है उन पर कतगन लगाई जाए, वो बजाय तमाम बोझ जो था वो गरीब आवाम पर डाल दिया गया। अब ये 89 में वाक़या हुआ। 89 में फिर अदम इस्तेहकाम रहा। उसके बाद फिर जो वहाँ उस वक्त का सदर था जो कार्लोस पेरिस, वो उसकी फिर इम्पीचमेंट हुई, उसका मुआवजा हुआ क्योंकि उस पर करप्शन के इल्जाम थे। ये फिर वाक़या हुआ। तो 1992 के फरवरी में फिर एक लेफ्टिनेंट कर्नल था जिसका नाम था होगो शावेज। होगो शावेज ये तमाम मामला देख रहा था। वो एक इनकलाबी शख्स था। वो इनकलाबी शख्सियात और तहरीकों को पढ़ता रहा था। उसने क्या किया, वो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हुए उसने अपनी जो गैरिजन थी, जो अपनी प्लाटून थी, उसे लेकर वो सदारती महल पर चढ़ दौड़ा। लेकिन उसकी ये जो मुहिम थी वो मुहिम जोई वो नाकाम रही और उसे फिर जेल में डाल दिया गया। अब वो जेल में पड़ा रहा। फिर इस दौरान मजीद जो सब सियासी तब्दीलियां हुई, इंतखाबात होते रहे और में हुकूमत बनती लेकिन जल्द ही टूट जाती। 1994 में जो हुकूमत बनी फिर उन्होंने हुगो शावेज को रिहा कर दिया और उनके दीगर साथियों को माफ कर दिया। हुगो शावेज ने उसके बाद अपनी एक जो पार्टी थी, सियासी पार्टी बनाई जिसका नाम MBR 200 रखा। अब इसका जो पस मंजर है वो इंशाल्लाह मजीद आपको कुछ ही लम्हों में बताऊंगा कि MBR 200 पार्टी से क्या मुराद। हुगो शावेज ने क्या किया कि 1994 से लेकर 1998 तक ये 4-5 साल का जो दौरानिया था, ये दिसंबर 94 में उसे आज़ाद किया गया था। उसने मजीद तहरीकों को पढ़ना शुरू किया, आइन और कानून को पढ़ा, उसे समझा और मजीद जो ऐसी शख्सियात थी जो इंटेलेक्चुअल शख्सियात थी मुल्क में, उनसे मुलाकातें करना शुरू की और अपनी तहरीक को परवान चढ़ाना शुरू किया। लोगों से मिलना, जल्द से जुलूस करना ताकि वो एक इनकलाबी तहरीक की बुनियाद रख सके। और लेकिन उसके लिए उसने मुकम्मल तौर पर एक एजेंडा तरतीब दिया कि अगर उसे इक़्तिदार मिला तो वो कैसे ये अपना एजेंडा उसमें नाफिज करेगा। 1998 में फिर दिसंबर में इंतखाबात हुए जिसमें उसे अक्सरियत मिली और हुगो शावेज इंतखाबात जीत गया और वो सदर मुंतखब हो गया। दिसंबर 1998 में जब हुगो शावेज सदर बना तो उस वक्त तेल की जो कीमत थी वो $7 फी बैरल थी, यानी इंतहाई कम थी आलमी मार्केट में।
और वेनेजुएला बैन अवी अदारों का $23 बिलियन के करीब वो मकरूज भी हो चुका था। अब जब वो इक़्तिदार में आया तो 1999 से लेकर या 1999 से लेकर 2002 तक जो उसने इक़दामात उठाए, वो किस वो इनकलाबी वो नज़रिया था और वो क्या वो उसके इक़दामात थे कि जिसके नतीजे में अवाम में खुशहाली की जो लहर थी वो दौड़ गई। और अमीरी और गरीबी का जो फ़र्क था वेनेजुएला में, जो दो जो एक तबके का निज़ाम कायम हो चुका था, उसमें कैसे उसने कमी लाई। तो ये बताता चलूँ कि जो उसकी तहरीक थी MBR 200, वो एक इनकलाबी रहनुमा था जो जिसका नाम था साइमन बोलीवार। ये लातीनी अमेरिका का एक ऐसा हुर्रियत पसंद रहनुमा गुजरा है 1820 के करीब, कि जिसने कई ममालिक जो लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं, जिसमें बोलीविया भी है, वेनेजुएला, पेरू, मेक्सिको, कोलंबिया और कई दीगर ममालिक जो खित्ते के ममालिक थे, वो स्पेन की जो साम्राज्यत थी यानी उसकी कॉलोनियल जो उसका कब्जा था, उसे आज़ाद करवाए थे। तो ये इनकलाबी रहनुमा के नाम पर हुगो चावेज़ ने अपनी तहरीक की बुनियाद रखी और उसका ये मानना था कि जो मुकामी लोग होंगे वही इस मुल्क की बुनियाद और इस मुल्क को तरक्की देंगे। जब तक उन्हें खुशहाल नहीं किया जाता, वो लोग जो पहाड़ों पर बसते हैं, जो सहराओं में या कस्बों देहातों में बसते हैं, जब तक उन लोगों को इस मुल्क का एक एहसास नहीं दिया जाता, उस ज़मीन से जुड़े लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता, उस वक़्त तक वेनेजुएला जो होगा वो उसमें तरक्की नहीं होगी और मुल्क में जो मुआशी जो तफ़ावत है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसी नज़रिए के तहत इससे जो पूरे प्रोग्राम को या इक़दामात को बोलीवार रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। बोलीवार जो रेवोल्यूशन था, इसके तहत हुगो चावेज़ ने जो बुनियादी तालीम और सेहत की सहूलतें थी वो तमाम आम कर दी। फौज को हुक्म दिया कि वो शहरों, कस्बों, देहातों में जाए और वहाँ पर जो गरीब तबके हैं उनके लिए मकानात तामीर करे, उनके लिए सड़कें तामीर करे, उन्हें जानवर मुहैया करे और उन्हें जो हुनरमंदी के प्रोग्राम सिखाए जाएँ, जो वो आबादी का वो हिस्सा जो कभी स्कूलों में नहीं गया था, उनके लिए गैर रस्मी तालीम का आगाज़ किया गया और तमाम जो वो अफ़राद जो कभी जिन्हें सेहत की सहूलतें नहीं मिली थीं, ज़च्चा बच्चा हो, चाहे वो माज़ूर हो या इस किस्म की, सबके लिए ना सिर्फ स्कॉलरशिप और इस किस्म के प्रोग्राम, जैसे आप एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान में देखते हैं, इस किस्म के बहुत बड़े प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। जिसके नतीजे में जो गरीब आवाम थी, उन्हें भी अपने मुल्क के जो वसाइल थे, उसमें से हिस्सा मिलना शुरू हुआ। अब ये था एक जुज़। अब ये तमाम जो प्रोग्राम था, वो कैसे इसे तरतीब दिया जा रहा था कि बोलीवार जो रेवोल्यूशन था, वो उसके तहत छोटी-छोटी कम्यून बनाई गई। उन कम्यून के तहत लोगों को मौसर आवाज़ दी गई, उन्हें पाबंद किया गया कि वो अपने फैसले खुद करें, ताकि सरकार उन्हें पैसे मुहैया करे और वो उन पैसों से ना सिर्फ अपने लिए कम्युनिटी सेंटर बनाएँ, बच्चों स्कूल बनाएँ, सेहत के मराकज़ बनाएँ, बल्कि वो खेती-बाड़ी के जो औज़ार हैं, वो उसे खरीदें। तो ये एक जो बोलीवार रेवोल्यूशन था, उसके तहत बहुत सारे लाखों और करोड़ों जो उस वक़्त के वेनेजुएला की जो गरीब आवाम थी, वो उनकी हालत में बेहतरी होती चली गई। और यहीं तक हुगो चावेज़ के इक़दामात महदूद नहीं रहे, बल्कि हुगो चावेज़ ने जो अपनी तेल की जो सनत थी, जो प्राइवेटाइज़ हो चुकी थी, उसे फिर दोबारा रियासती इख्तियार में ले लिया। तो ये उसमें जो इक़दामात उठाए गए। अब हुआ यूँ कि जब अमीर और गरीब के माबैन ये फ़र्क कम होता चला गया और जो इसमें ये भी देखा गया कि हुगो चावेज़ ने जो इन इक़दामात के अलावा जो एक बहुत बड़ा जो फ़ैसला किया, वो था अपनी जो ख़ारजा पॉलिसी थी वेनेजुएला की, वो अमरीकी जो गलबे से आज़ाद करवाना शुरू की। यानी उन तमाम ममालिक से जो कम्युनिस्ट ममालिक थे या वो तमाम जो शख्सियात थी, जैसे सद्दाम हुसैन या मुअम्मर गद्दाफ़ी या इस किस्म की दीगर शख्सियात थी, उनके साथ भी अपने ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। ये बात अमेरिका को बहुत चुभ रही थी और वो अमेरिका जो था वो अपनी जो डिक्टेशन दे रहा था वेनेजुएला की सरकार को, वो उसके कबूल ना करने पर अमेरिका ने वहाँ पर फिर साजिशें शुरू कर दी। 2002 में फिर अमेरिका ने मीडिया, फौज के एक हिस्से और जो अशराफिया थी, चाहे वो कारोबार में हो या चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, उन सबको मिलाकर CIA की मदद से हुगो चावेज़ का तख्ता उलटने की कोशिश की। लेकिन 2 दिन के अंदर-अंदर जब अवाम को ये खबर पहुंची कि हुगो चावेज़ को अगवा कर लिया गया है और शायद उसे कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, तो अवाम का लाखों और करोड़ों का जो समुंदर था वो क्राकस और दीगर शहरों में वो जमा हो गया। वो खेतों और वो अपने पहाड़ों से वो उतर कर उन्होंने शहरों पर कब्जा कर लिया।
और उन्होंने फौज को मजबूर किया कि वो हुगो चावेज की जो बाहिफाजत वापसी उसे यकीनी बनाएं, उसे वापस सदारती महल में लाएं और इस इकदाम पर माफी मांगे, और ये फिर ऐसा हुआ भी। तो ये साबित हुआ कि अगर कोई भी हुक्मरान अगर वो गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करे, उनके मफाद के लिए काम करे, उनकी जिंदगी का जो मयार जिंदगी है उसे बुलंद करने की कोशिश करे, तो वो गरीब अवाम फिर वो आपके लिए हर मुश्किल में वो चट्टान बन जाती है। वो फिर किसी भी इस्तेबदादी कुव्वत, चाहे फौज की हो, चाहे वो की गैर मुल्की ताकत हो, उसके सामने वो फिर सीसा पलाई दीवार बन जाती है, जैसे हुगो चावेज के सिलसिले में हुआ। ये किताब चूंकि 2005 में शाया हुई, तो इसमें जो अहम वाकयात हैं वो 2004 और 5 तक हैं। ये था हुगो चावेज का एक मुकम्मल उसका इनकलाबी नजरिया और उसकी जो स्ट्रगल यानी जदोजहद, ऐसी जदोजहद रही, और इसमें बहुत सारे इसबाक हैं हमारी पाकिस्तानी सियासत के लिए भी। अब चूंकि ये जो हुगो चावेज का जो इनकलाबी नजरिया था, और इसमें जो 2002 में फौज के एक हिस्से ने एक मार्शल लॉ या इस किस्म का जो दार पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके पीछे CIA की कारस्तानी रही। इस पर मैं 2 ब्लॉग पहले भी बना चुका हूँ। एक किताब इस पर जो मुश्तमिल थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इंशाल्लाह उसके लिंक्स जो हैं वो मैं आज इस एपिसोड में शायद शेयर कर दूंगा। वो आप जरूर देखिए और ये समझिए कि कैसे CIA जो एक मकबूल हुकूमत हो, जो अमेरिका की डिक्टेशन पर चलने से इनकार करे, उसका तख्ता कैसे उलटने की कोशिश करती है। कल एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।